रामायण एक ऐसा महाकाव्य जिसे हम पीढ़ियों से सुनते आए हैं। लेकिन क्या हो अगर इसकी कहानियों में छिपे चमत्कार असल में चमत्कार न हो, बल्कि एक बेहद ही एडवांस टेक्नोलॉजी का सबूत हो। आज का ये विश्लेषण इसी नजरिए से रामायण को देखता है। तो चलिए इस अनोखी सोच की गहराइयों में उतरकर देखते हैं। रामायण की ये एक पंक्ति अपने आप में एक गहरा रहस्य समेटे हुए है। जरा सोचिए, हजारों साल पहले लंका की ऊंची दीवारों के बाहर एक हलचल होती है, पर किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। कोई है, पर वो अदृश्य है। आंखों के लिए वो जैसे है ही नहीं। और यहीं पर ये विश्लेषण एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। क्या अति लघु रूप का मतलब सच में छोटा हो जाना था, या ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का कोई बहुत ही एडवांस्ड वर्जन था? क्या हनुमान जी सच में सिकुड़कर छोटे हो गए थे, या वो बस आंखों से ओझल हो गए थे, मतलब इनविजिबल? तो चलिए इस आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यहाँ हनुमान जी के लंका में प्रवेश को किसी चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि एक कमाल के टेक्नोलॉजिकल कारनामे की तरह देखा गया है। तो ये विश्लेषण कहता है कि हनुमान जी का रूप एक ऐसे प्रोग्राम जैसा था जिसने लाइट की वेव्स को अपने चारों ओर से मोड़ दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी किसी पत्थर के पास से घूम कर निकल जाता है। नतीजा, वो लंका के सिक्योरिटी सिस्टम के लिए पूरी तरह से अदृश्य हो गए। मतलब ये सिर्फ साइज छोटा करना नहीं था, ये तो फिजिक्स के नियमों को अपनी मर्जी से मोड़ने जैसा था। अब बात सिर्फ अदृश्य होने की नहीं है, ये विश्लेषण और भी आगे जाता है। वो हनुमान जी को सिर्फ एक पात्र की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, एक तरह का एजेंट मानता है। तो एक सवाल यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है, मसक समान रूप, मतलब मच्छर का ही रूप क्यों? आखिर वो कोई चील, बाज या किसी और जीव का रूप भी तो ले सकते थे। इस छोटे से मच्छर में आखिर ऐसी क्या खास बात थी? और इसका जवाब मिलता है मॉडर्न साइंस में। एक मच्छर जिस तरह से उड़ता है वो एरोडायनामिक्स के सबसे मुश्किल रहस्यों में से एक है। वो पलक झपकते ही अपनी दिशा बदल सकता है, उसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन है। ये विश्लेषण कहता है कि हनुमान जी ने अपने शरीर के एटम्स को इस तरह सेट किया था कि वो एक आधुनिक माइक्रो ड्रोन की तरह काम कर रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे, मतलब इसके पीछे की शक्ति क्या थी? जवाब है अणिमा सिद्धि, पर इसे एक रहस्यमयी शक्ति की तरह नहीं, बल्कि एक तरह के टेक्निकल कंट्रोल के तौर पर समझा गया है। तो देखिए ये काम कैसे करता था। अणिमा शब्द संस्कृत के अणु से बना है, जिसका मतलब है एटम, यानी ये एटॉमिक लेवल की टेक्नोलॉजी थी। और जिसे हम मंत्र कहते हैं, वो इस विश्लेषण के मुताबिक असल में वॉइस एक्टिवेटेड कमांड्स थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हम ओके गूगल या हे सीरी बोलकर अपने डिवाइस कंट्रोल करते हैं। सोचिए, उस दौर में ये कमांड सीधे एटम्स को दिए जाते थे, मैटर के हर कण को कंट्रोल करने के लिए। अब हनुमान जी की टेक्नोलॉजी तो समझ आ गई, लेकिन वो जिस चीज का सामना कर रहे थे वो क्या था? ये विश्लेषण कहता है कि लंका की सुरक्षा भी अपने आप में एक बहुत बड़ी तकनीकी चुनौती थी। इस विश्लेषण के मुताबिक लंकिनी कोई साधारण राक्षसी या पहरेदार नहीं थी। वो लंका का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से चलने वाला बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम थी, एक एडवांस्ड सेंसर ग्रिड जो किसी भी घुसपैठ को तुरंत पकड़ सकता था। तो ऐसे एडवांस्ड एआई सिस्टम को कैसे हराया गया? एक बहुत ही साधारण से दिखने वाले एक्शन से, एक मुक्का। लेकिन क्या वो वाकई सिर्फ एक मुक्का था? और यहीं पर यह विश्लेषण एक हैरान करने वाली बात बताता है। हनुमान जी का वो मुक्का असल में एक टारगेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यानी ईएमपी था, एक ऐसा एनर्जी बर्स्ट जिसने लंका के पूरे एआई सिक्योरिटी सिस्टम को एक पल में हैंग कर दिया, उसे बेकार कर दिया। सिस्टम तो हैंग हो गया, लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। अब जो शुरू हुआ वो था हनुमान और रावण के बीच एक टेक्नोलॉजिकल खेल, सिग्नल्स और कोड्स की एक लड़ाई। तो जाहिर है एक सवाल मन में आता है, अगर हनुमान जी एक एडवांस्ड ड्रोन की तरह काम कर रहे थे, तो क्या रावण के पास उन्हें रोकने के लिए कोई काउंटर टेक्नोलॉजी थी? बिल्कुल थी। एक तरफ हनुमान जी अपनी सुनने की अद्भुत शक्ति को एक सेंसरी रडार की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, तो दूसरी तरफ रावण के पास उस समय का सबसे शक्तिशाली सिग्नल जैमर था, उसकी मायावी शक्ति। लेकिन हनुमान जी का जो एन्क्रिप्शन था यानी राम नाम, वो इतना पावरफुल था कि उसे कोई भी हैक नहीं कर सका, वो अनहैकेबल था। अब तक तो हमने एक मिशन की बात की, एक एजेंट की बात की। अब बात करते हैं उस दौर की सबसे बड़ी और सबसे मशहूर टेक्नोलॉजी की,
पुष्पक विमान। आज के जमाने में ड्रोन की सबसे खास बात क्या होती है? यही ना कि वो बिना पायलट के उड़ता है। इस विश्लेषण के मुताबिक पुष्पक विमान ठीक यही करता था। वो एक ऑटोनॉमस व्हीकल था जो उसे दुनिया का सबसे बड़ा और शायद सबसे पुराना ऑटोनॉमस ड्रोन बनाता है। और ये बात सच में दिमाग घुमा देने वाली है। आज हम न्यूरालिंक जैसी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जहां दिमाग में चिप लगाकर मशीनें कंट्रोल होंगी। ये विश्लेषण कहता है कि त्रेता युग में ये टेक्नोलॉजी सिर्फ थी ही नहीं बल्कि वायरलेस थी। पुष्पक विमान चलाने वाले की इच्छा शक्ति से, उसकी सोच से कंट्रोल होता था। तो आखिर में ये विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या हमारी पौराणिक कथाएं सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं, या फिर वो एक ऐसी तकनीकी रूप से उन्नत दौर की भूली बिसरी यादें हैं जिसे आज हम फिर से खोजने की कोशिश कर रहे हैं?